हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, उसका हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो आज हम करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। ठीक है, तो ये जो शब्द है फीटैलिस, ये शब्द आया है फीटस से। ठीक है, और एरिथ्रोब्लास्टोसिस तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटस, फीटस का बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। तो प्रेगनेंसी स्टेज में कई बार क्या होता है, फीमेल्स में ये फीटस नष्ट कैसे हो जाता है, तो जिसके कारण जो होती है प्रेगनेंसी वो अनसक्सेसफुल हो जाती। तो देखेंगे इसके बारे में, क्या ये कंडीशन है, किस कारण से होती है और क्या इसका उपचार है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं क्या ही व्हाट डू यू मीन बाय एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस एंड व्हाट इज इट्स रेमेडी। तो मेन कारण क्या है इसका और निवारण क्या देखेंगे। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे कि क्या जो एबीओ ब्लड ग्रुप है इसकी मिसमैचिंग के कारण ये कंडीशन उत्पन्न होती है। तो क्यों हो जाता है वो देखते हैं। तो ह्यूमन बॉडी जो होती है बच्चों, उसमें नेचुरली जो एंटीजेंस ए और बी होते हैं उसके खिलाफ स्मॉल बी एंटीबॉडी जो होती है पहले से ही प्रेजेंट होती है। मतलब एंटीजन ए को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी ए पहले से ही होती है ह्यूमन बॉडी में, और एंटीजन बी के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी बी होती है। बस फर्क यह है कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए एक ही बॉडी में नहीं होती, एक ही पर्सन में नहीं होते। अगर ब्लड पे आरबीसी पे एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में बी होगी, और एंटीजन बी है आरबीसी पे तो एंटीबॉडी ए होगी। तो ये मतलब इस प्रकार से पेयरिंग होती है इनकी। ठीक है, सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी एक ही पर्सन में एक साथ नहीं होती। ठीक है, तो ये तो पता लग गया कि एंटीजन ए और बी के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज ए और बी पहले से ही होती है। लेकिन जो तीसरा हमारा एंटीजन है ह्यूमन बींग्स में, कौन सा, आरएच एंटीजन, इसके खिलाफ पहले से कोई एंटीबॉडी होती नहीं है। बट देयर आर नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन के खिलाफ पहले से एंटीबॉडी ह्यूमन बॉडी में नहीं होती। तो कैसे आती है आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी? ये तभी आती है जब किसी आरएच नेगेटिव पर्सन के बॉडी में आरएच पॉजिटिव पर्सन का ब्लड चढ़ा दिया जाता है। और पहली बार आरएच नेगेटिव पर्सन के बॉडी में अगर आरएच पॉजिटिव या आरएच एंटीजन घुस जाता है, तो जो आरएच नेगेटिव पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम उस आरएच एंटीजन के खिलाफ, आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करता है। इन एंटीबॉडीज को बोलते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडीज। तो देखेंगे क्या होता है ये। These antibodies are produced, तो आरएच एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज है ये कैसे होती है, कैसे बनती है? These antibodies are produced by the immune system of the RH negative person। RH नेगेटिव पर्सन मतलब जिसमें RH एंटीजन नहीं होता, ठीक है कि नहीं? क्या अगर उसमें RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड डाल दे, RH एंटीजन वाला ब्लड डाल दे, तो RH नेगेटिव पर्सन का जो ब्लड है या उसका जो इम्यून सिस्टम है पहली बार इनको तैयार करता है। इन एंटीबॉडीज को क्या करता है, पहली बार तैयार करता है व्हेन इट रिसीव्स आरएच पॉजिटिव ब्लड। समझ में आ गया? सो दीज एंटीबॉडीज, anti-RH antibodies, they are formed in the blood of the RH negative person for the first time when he receives RH positive blood. In such cases, the first blood transfusion is successful. तो मान लीजिए पहली बार किसी RH नेगेटिव पर्सन में RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड डाल दिया, तो उस वक्त एंटीबॉडीज पहले से तो होती नहीं है, तो एकदम से नहीं बन जाती। कुछ मिनटों में एंटीबॉडीज नहीं बन जाएगी, घंटों में नहीं बन जाएगी, समय लगता है, हफ्ते महीना लग सकता है एंटीबॉडीज बनने में। समझा गया? तो उस समय तो क्या है कि शरीर को कोई हानि होती नहीं है क्योंकि एंटीबॉडीज नहीं है, तो आने वाला जो ब्लड है उसका आरएच एंटीजन जो था सर्वाइव कर जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब इस आरएच एंटीजन को पहचान के बॉडी ने खूब सारे एंटी आरएच एंटीबॉडीज बना दिए। अब अगर दोबारा सेकंड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है और सेम आरएच पॉजिटिव पर्सन का ब्लड आरएच नेगेटिव पर्सन में डाला जाता है, तो इस बार पहले से ही जो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन गई थी वो तुरंत क्या है, इस ब्लड पे अटैक करती है और जो आरएच एंटीजन है आरबीसी की सतह पे उसको डिस्ट्रॉय करती है। आरएच एंटीजन उधड़ जाएगा तो सरफेस उसकी चिपचिपी हो जाएगी और खुरदरी हो जाएगी और जो आरबीसी से एक दूसरे से चिपकने लगेंगे, तो एग्लूटिनेशन होगा और ब्लड जो है कोगुलेट होगा, जमने लगेगा, उसका क्लॉटिंग हो जाएगी। समझ में आ गया? तो पर्सन की डेथ हो सकती है। क्लियर? So these antibodies are produced by immune system of RH negative person for the first time when it receives blood, RH positive blood। ठीक है, तो पहली बार RH negative person की बॉडी में जब RH positive इंसान का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो सर्वप्रथम उसके बॉडी में ये बनती है, बनने में लगता है समय। तो इन सच केसेस द फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज सक्सेसफुल। तो पहली बार जब ब्लड डालते हैं
RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड RH नेगेटिव में, तो उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सफल हो जाता है। बट सेकंड ट्रांसफ्यूजन, लेकिन अगर सेकंड ट्रांसफ्यूजन होता है ना RH पॉजिटिव पर्सन से, तो क्या होता है, इट में रिजल्ट इन एग्लूटिनेशन। क्यों? बिकॉज ऑफ एंटी RH एंटीबॉडीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन। पहले ट्रांसफ्यूजन के तुरंत बाद ये एंटीबॉडीज बनने लगती हैं और बड़ी तादाद में बन के रेडी हो जाती है। दोबारा ब्लड डाला तो फिर वो आने वाले ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देती है। समझ में आ गया? तो ये तो था हमारा मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ है वो देख लेते हैं, कहाँ पे ये फीमेल्स में जो है फीटस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब एक हमने स्पेशल एग्जांपल लिया जहां पे एक फीमेल है, प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है कि नहीं क्या, और वुमन RH नेगेटिव है, और जो मैन है, वो है RH पॉजिटिव। समझ में आ गया कि नहीं क्या? एंड द वुमन बीइंग प्रेग्नेंट, तो उसका जो फीटस है वो भी क्या है, RH पॉजिटिव ही है, क्योंकि फादर RH पॉजिटिव होने के कारण जो फीटस है वो भी क्या है, RH पॉजिटिव है, क्योंकि जो RH फैक्टर है तो वो उसको फादर से मिला, ठीक है। ओके, सो इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, ये केवल इसी परिस्थिति में होता है जब वुमन RH नेगेटिव हो और फादर RH पॉजिटिव है। समझ में आ गया? तो फीटस भी RH पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो क्या लिखा देखो, इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमन हु इज RH नेगेटिव, तो वुमन की बॉडी में RH एंटीजन नहीं है और उसका फीटस RH पॉजिटिव है। समझना ध्यान से। और फीटस कैसे RH पॉजिटिव हुआ? क्योंकि बताया ना कि कोई भी जो यंग वन होता है उसको हाफ गुण तो मदर से मिलते हैं, हाफ पेरेंट से मिलते हैं, हाफ फादर से मिलते हैं। तो फादर बीइंग RH पॉजिटिव, तो फादर की बॉडी में RH एंटीजन है, तो RH एंटीजन वाली जो जीन है वो क्या है, फीटस में आ गई फादर से, तो फीटस RH पॉजिटिव होता है। तो दोनों पेरेंट्स में से अगर एक भी पॉजिटिव होता है तो संतान पॉजिटिव होती है, ठीक है कि नहीं क्या? दोनों नेगेटिव होने से संतान नेगेटिव होती है। चलिए, तो अब होता क्या है कि ये जो फीटस है, फीटस मदर की बॉडी से जुड़ा हुआ किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, यूट्रस के अंदर, ठीक है कि नहीं क्या? तो होता ये है कि कुछ आरबीसीज जो कि फीटल ब्लड होता है ना, फीटस के अंदर भी ब्लड होगा, तो फीटस के ब्लड में कुछ आरबीसीज जिसके ऊपर RH एंटीजन होगा वो मदर की बॉडी में डिफ्यूज हो जाते हैं। भाई जो प्लेसेंटा उसके थ्रू लेन देन होता है, ठीक है, फिर मदर की बॉडी से फूड आता है प्लेसेंटा के थ्रू, और जो वेस्ट मटेरियल्स है, वेस्ट मटेरियल्स मतलब होता है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स, वो क्या मदर की बॉडी के थ्रू एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। तो फिल्टर होने का में ब्लड, जब वेस्ट ब्लड वापस लौटेगा तो उसी ब्लड के साथ कुछ आरबीसी जो होते हैं फीटस से, फीटल ब्लड के जो आरबीसी है वो डिफ्यूज हो जाते हैं मदर की बॉडी में। अब सुनना ध्यान से, तो फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव है, तो फीटस के ब्लड में जो आरबीसीज है उसके ऊपर RH एंटीजन है, तो जैसे ही RH एंटीजन वाले आरबीसीज ट्रेवल करके प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में पहुंचेंगे, तो मदर का इम्यून सिस्टम उन RH एंटीबॉडीज के खिलाफ उसको पहचान लेता है और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करना स्टार्ट कर देता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो जो RH एंटीबॉडीज जो है मदर की बॉडी बनाना उस समय सिर्फ स्टार्ट करती है, तो RH एंटीबॉडीज को बनने में काफी समय लगता है, ठीक है। तो उस समय तो पहली प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। समझ में आ गया? तो दीज डू नॉट हार्म, तो एंटीबॉडीज लंबे समय तक बनती हैं, कई महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो दीज डू नॉट हार्म द फीटस, उस समय तो फीटस को कोई नुकसान होता नहीं है ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। एंड द फीटस सर्वाइव्स, फीटस बच जाता है सुरक्षित, तो वो लाइव बर्थ दे सकते हैं वुमन। बट अब क्या हुआ, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, वो मदर की बॉडी में, क्योंकि थोड़ा सा फीटस का ब्लड चला गया था मदर की बॉडी में, तो वहां से आरबीसी के ऊपर जो RH एंटीजेंस थे उसको पहचान करके मदर के इम्यून सिस्टम ने खूब बड़ी संख्या में एंटी RH एंटीबॉडीज बना लिया। अब समझेंगे बात आगे की। अब होता ये, अगर मान लीजिए वही वुमन दोबारा से प्रेग्नेंट होती है, दोबारा फीटस RH पॉजिटिव होगा क्योंकि फादर RH पॉजिटिव है, और इस बार भी अगर फीटस का ब्लड क्या है, प्लेसेंटा को पार करके डिफ्यूज करके मदर की बॉडी में जाएगा, तो इस बार पहली प्रेगनेंसी के दौरान जो एंटीबॉडीज तैयार हो गए थे ना RH एंटीजन के खिलाफ, वो अभी भी मौजूद हैं, वो लॉन्ग लिव होते हैं और परमानेंट होते हैं, ठीक है। एक बार एंटीबॉडीज हथियार बन गए तो इस बार जो है ये एंटीबॉडीज उस प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के ब्लड तक आ जाएंगे और फीटस को तोड़ फोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। समझ में आ गया? उसको कोगुलेट, पूरा ब्लड जम जाएगा फीटस का, एंड द फीटस इट इज डिस्ट्रॉयड। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो फीटस का डिसइंटीग्रेशन, टूट फूट हो जाना, ब्लड वेसल्स का ब्रेक डाउन, हेमरेज, ये सब कहलाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, मतलब फीटस का डिस्ट्रक्शन अर्ली स्टेज में ही। समझ में आ गया? तो जो एंटी RH एंटीबॉडीज होते हैं ये फीटस को नष्ट कर देती है, और इससे क्या, फीटस का डिस्ट्रक्शन जो होता है इसी को हम हेमरेज भी बोलते हैं। हेमरेज होता है लॉस ऑफ ब्लड वेसल्स, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। समझ में आ गया? तो इससे फीटस डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो अब ये परिस्थिति आती है, ठीक। तो अब मुझे बताओ इसका उपचार क्या होना चाहिए? उपचार ये होना चाहिए कि पहली बात,
तो मैरिज से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए। भाई लोग जन्म कुंडली वगैरह मिलाते हैं तो कोशिश ये की जाए कि RH नेगेटिव वुमन जो होता है, शी शुड नॉट बी मैरिड टू RH पॉजिटिव मैन, नंबर 1। ठीक है, पॉजिटिव की शादी पॉजिटिव से और नेगेटिव की नेगेटिव। तो कुंडली का तो मिलान होता ही होता है, लेकिन उसके साथ ब्लड ग्रुप का मिलान होना भी बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला केस है। ठीक है, RH नेगेटिव वुमन शुड नॉट बी मैरिड टू RH पॉजिटिव मैन, नंबर 1। अगर शादी हो भी जाती है बाई चांस, देन क्या, तो तब उनको अवेयर होना चाहिए कि हाँ भाई वुमन RH नेगेटिव है और मैन जो है वो RH पॉजिटिव। उनको कई बार होता है लोगों को जानकारी नहीं होती, अपने ब्लड ग्रुप के बारे में पता नहीं होता, तो उनको जानकारी होनी चाहिए। और ऐसे केस में उनको पता है कि फीटस फर्स्ट बार तो बच जाएगा, लेकिन सेकंड ऑनवर्ड्स डिस्ट्रॉय होने लगेगा। तो उनको, वुमन को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ही अपने बॉडी के अंदर anti-RH एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं होने देना है। तो होता क्या है बच्चों, पहली प्रेगनेंसी में, बर्थ के बाद में, जस्ट डिलीवरी के बाद में, बर्थ के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर ही क्या होना चाहिए, एक स्पेशल इंजेक्शन दिया जाता है। तो एक्चुअल में ये जो इंजेक्शन है, ये एक प्रकार के क्या है, एंटीबॉडीज ही होती हैं, जो कि क्या है, ये एंटीबॉडीज जो होती है ना, ये एक या प्रोटेक्टिव एक तरह से प्रोटीन्स ही होती है। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स जो होते हैं, ये मदर के इम्यून सिस्टम से, जो आरबीसी होते हैं ना, आरबीसी किसके, फीटस के ब्लड के आरबीसी, उसको छिपा करके रखते हैं, उसको ढक देते हैं। समझ में आ गया। तो ये जो स्पेशल प्रोटीन होता है, इसको रोगम कहते हैं। क्या बोलते हैं, रोगम, या फिर इनकम्प्लीट anti-RH0। तो होता क्या है, ये इंजेक्शन फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय अगर मदर को दिया जाता है विद इन 24 आवर्स ऑफ गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, देन दिस पर्टिकुलर प्रोटीन इट कोट्स, एक कोटिंग कर लेता है किसके ऊपर, एंटीजन के ऊपर। RH एंटीजन जो होता है ना, उसको कवर कर लेता है। और एक बार RH एंटीजन छिपा दिया गया है, तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो उस RH एंटीजन को पहचान ही नहीं पाता है, वो इनविजिबल हो जाता है उसके प्रति। और इनविजिबल हो गया तो इसका मतलब मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो RH एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी तैयार नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो अगला वाला जो प्रेगनेंसी वो भी सफल होगी। समझ में आ गया। तो ये हो, देखो, जस्ट आफ्टर गिविंग बर्थ टू चाइल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में, बर्थ के तुरंत बाद, द मदर में बी एडमिनिस्टर्ड। समझ में आ गया। प्रेगनेंसी के दौरान इतनी तेजी से ये नहीं बनते, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद में, समझ में आ गया, जब बर्थ हो गया उसके बाद में बहुत तेजी से ये एंटीबॉडीज बनते हैं, क्योंकि उससे पहले ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, ये फीटस को पालने में या फीटस को सुरक्षा देने में ही यूज होते रहते हैं। तो उस समय इतना तेजी से नहीं बनते ये anti-RH एंटीबॉडीज, लेकिन बाद में, बर्थ के तुरंत बाद में वो बहुत तेजी से बनते हैं। तो उसी समय हमको रोकना है। तो जस्ट बर्थ के 24 घंटे के अंदर अंदर ही क्या है, ये देना होता है। एडमिनिस्टर मतलब गिवन, क्या, इनकम्प्लीट anti-RH0, या फिर इसको रोगम बोलते हैं। रोगम क्या होता है, एक स्पेशल प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, दीज प्रोटीन्स कवर द RH एंटीजन, ये RH एंटीजन को ढक लेते हैं फीटस के ब्लड में। ठीक है कि नहीं का। तो RH एंटीजन, मान लो कोई फीटल ब्लड में से जो RH एंटीबॉडीज वाले जो आरबीसी हैं, समझ में आ गया। जब भाई फीटस का ब्लड थोड़ा सा मदर की बॉडी में डिफ्यूज होता है, भाई बर्थ हो गया तो फीटस तो अलग ही हो गया ना, चाइल्ड बर्थ होने के बाद में अलग हो गया मदर की बॉडी से। अब मदर की बॉडी में कुछ आरबीसी बच गए, वो आरबीसी के ऊपर क्या है, RH एंटीजन है। तो ये जो प्रोटीन है, ये उस RH एंटीजन के साथ जाके चिपक जाता है और उसको कोट कर लेता है। समझ में आ गया। सो दीज प्रोटीन्स कवर द RH एंटीजन, जो कि मदर की बॉडी में भी बचे हैं शेष। ठीक है कि नहीं, प्लेसेंटा के आसपास, एंड मेक्स इट इनविजिबल टू मदर्स इम्यून सिस्टम। तो मदर के इम्यून सिस्टम से उसको छिपा देता है एंटीजन को। तो फिर क्या होता है, तो व्हेन आरबीसीज फ्रॉम फीटस डिफ्यूज इनटू द मदर बॉडी, जब भी आरबीसी मदर की बॉडी में डिफ्यूज होते हैं, तो ये रोगम जो होता है वो एंटीजन को कवर करके उसको छिपा देता है, और इससे मदर की बॉडी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती इम्यून सिस्टम। तो दिस प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ anti-RH एंटीबॉडीज इन मदर्स ब्लड। तो मदर के ब्लड में anti-RH एंटीबॉडीज, मतलब RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार नहीं हो पाती हैं, नहीं बन पाती है, और फिर सेकंड प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, नंबर 1। ठीक है, उसके बाद एक और तरीका क्या है बताओ। मान लो रोगम नहीं दिया और मदर की बॉडी में क्या हुआ, RH एंटीजन के खिलाफ anti-RH एंटीबॉडीज बन गए। दूसरा उपचार क्या है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मदर के पूरे ब्लड को हमको चेंज करना पड़ेगा। धीरे धीरे इधर से एक तरफ से तो ब्लड निकाला जाए, दूसरी तरफ से नया ब्लड डाला जाए। तो 2-4-5 घंटे के अंदर सारा ब्लड मदर का चेंज हो जाता है, नया ब्लड आ जाता है, तो उसमें फिर वो anti-RH एंटीबॉडीज हट जाती है। समझ में आ गया। तो ये दो ही तरीके, समझ में आ गया। पहला क्या बताया, रोगम देना। तो रोगम एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो कि RH एंटीजन को ढक लेता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो ये है एक तरह से एंटीबॉडी डी होती है, RSD, डेल्टा वाली जो एंटीबॉडी होती है ना, वो होती है ये रोगम। समझ में आ गया। सो दिस इज इम्यूनोग्लोबुलिन डी। तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन डी होता है,
और ये डी जो प्रोटीन है इम्यूनोग्लोबुलिन डी मतलब डेल्टा प्रोटीन, ये क्या करता है डेल्टा एंटीबॉडी ये ढक लेती है किसको, एंटीजन को, और फिर क्या है मदर का इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाता। दूसरा क्या, मदर का पूरा ब्लड ही धीरे धीरे चेंज कर दिया जाए ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से, तो ये एंटीबॉडीज को हटाया जा सकता है। ये दो ही तरीके हैं, समझ में आ गया। तो बच्चों यहाँ पे अगर हमको एक मार्क में आता तो इतना ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे, तो एक मार्क में कैसे लिखा जाएगा इसको कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज ए कंडीशन कॉज्ड इन RH नेगेटिव women due to mismatch of RH factor. RH factor के mismatch के कारण होता है। तो it happens when the woman is RH negative and her fetus is RH positive because of RH positive father. समझ में आएगा? In that case, during the first pregnancy, some of the RBCs they diffuse from the fetus to the mother's body, and mother's immune system forms anti-RH antibodies against the RH antigen. So these antibodies they remain in the mother's blood, and during second pregnancy these antibodies they destroy the fetus. समझ में आ गया? और यही चीज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहलाती है। इससे बचना हो तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में बर्थ के तुरंत बाद या तो 24 घंटे के अंदर रोगम नामक इंजेक्शन ये दिया जाए, या फिर मदर के पूरे ब्लड को ही बदल दिया जाए। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आने की संभावना बहुत अधिक होती है एग्जाम में, तो श्योरली इसको तैयार करेंगे अच्छे से। समझ में, रोगम के ऊपर कई बार छोटा क्वेश्चन आता है, व्हाई इज रोगम एडमिनिस्ट्रेड, क्यों दिया जाता है, किस बीमारी से बचने के लिए रोगम दिया जाता है, किसके खिलाफ प्रोटेक्शन है, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नामक कंडीशन से बचने के लिए रोगम दिया जाता है। समझ में आ गया? RH नेगेटिव वुमन को दिया जाता है, प्रेग्नेंट लेडी को। चलिए उसके बाद ये हमने देखा था पिछले वीडियो में, एक बार फिर देख लेते हैं कि जो हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप है उसको कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स है कौन कौन सी हैं और कौन कौन से पॉसिबल जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप मतलब जीन्स का कॉम्बिनेशन कौन सा है, जोड़ा, एंड फिनोटाइप मतलब कौन सा एग्जैक्टली ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग्स में एक्सप्रेस होगा। क्लियर? सो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स में जो जीन्स हैं, एक ही जीन के 3 अलग अलग भिन्न भिन्न एलिलिक फॉर्म्स है जिसको मल्टीपल एलील भी बोलते हैं, ये हमारे ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। द ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स आर ड्यू टू अ जीन एंड दैट इज 3 एलिलिक फॉर्म्स, 3 उसके भिन्न भिन्न रूप हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। नॉर्मली 2 रूप होते हैं, यहाँ पे 3 है। वो 3 रूप कौन कौन से, 3 एलील्स कौन कौन सी है, तो एलील हो गए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, ये पार्ट नहीं है जीन के, ये डिफरेंट रूप हैं एक ही जीन के। तो पहली जीन IA है, दूसरी IB है, तीसरी IO या फिर स्मॉल I से भी डिनोट करते हैं। तो इनको कैपिटल से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि डोमिनेंट है दोनों, और ये रिसेसिव है तो इसको स्मॉल I से भी डिनोट करते हैं। IA जीन का वो रूप है जो कि एंटीजन A के निर्माण में सहायक है RBC के ऊपर। IB जीन का वो रूप है जो कि RBC की सतह पे एंटीजन B के निर्माण में हेल्पफुल है। एंड IO या फिर स्मॉल I ये कोई सा भी एंटीजन का निर्माण नहीं करती है RBC के ऊपर, ठीक है। तो ये रिसेसिव है, बाकी दोनों बराबर की डोमिनेंस रखते हैं, तो दे आर इक्वली डोमिनेंट। तो अगर कोई भी 2 जीन, एक ही जीन के 2 रूप अगर बराबर डोमिनेंस रखते हैं तो ऐसी जीन्स के फॉर्म से एलील्स को हम कोडोमिनेंट एलील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंट। को मतलब इक्वली डोमिनेंट, कॉमन है डोमिनेंस। तो of these allelic forms the first 2 IA and IB are co-dominant, equally dominant, whereas IO या small I है recessive है। समझ में आ गया? अब 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स में पहले बता चुका हूं, क्या IA 2 बार आ जाए, ये 2 बार आ जाए, IB IO 2 बार आ जाए, तो एक तो तीनों को 2 बार, फिर एक बार ये दोनों साथ लेना IA एक बार IB और एक बार IA समझ में आ गया? तो इस प्रकार से 6 पॉसिबल हमारे जीनोटाइप्स हो जाएंगे, क्योंकि पता है कि किसी भी ट्रेट को डिटरमाइन करने के लिए जीन्स दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, तो 2-2 में ही लेना है। तो अगर वो दोनों IA है तो दोनों डोमिनेंट है, तो इसका मतलब RBC के सतह पे एंटीजन A ये भी बनाएगी, डोमिनेंट जीन है ये, तो इसका मतलब RBC के सतह पे एंटीजन A ही बनेगा, ब्लड ग्रुप विल बी A। अब मान लीजिए एक जीन IA है और दूसरी IO। IA तो एंटीजन A का निर्माण करना चाहती है और IO कोई सा एंटीजन नहीं बनाना चाहती, बट क्योंकि IA डोमिनेंट है और IO रिसेसिव है तो IO का गुण दब जाएगा। दैट मींस एंटीजन A will be formed on the surface of RBC because this gene is dominant, तो इसका एक्सप्रेशन होगा और ये रिसेसिव जीन दब जाएगी। तो रिसेसिव जीन कब प्रकट होगी? जब दोनों IO तब एंटीजन नहीं बनेगा, तो ब्लड ग्रुप O होगा। तो ये फिलहाल A ही ब्लड ग्रुप है, तो ये होमोजाइगस A, ये हेटेरोजाइगस A, ये प्योर A, इम्प्योर A। इसी प्रकार से IB ब्लड ग्रुप B बन जाएगा, एंटीजन B बनेगा RBC की सतह पे। अगर IO हो तो भी एंटीजन B बनेगा क्योंकि IO रिसेसिव है और IB डोमिनेंट है। समझ में आ गया? दोनों डोमिनेंस बराबर है। अच्छा I और A और B दोनों आ गए, सपोज दोनों एलिलिक फॉर्म्स आ गए, तो दोनों ही डोमिनेंट है। तो IA तो है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट, तो कोई सी नहीं दबेगी। तो मतलब IA जीन विल बी रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन A ऑन द RBC, whereas IB जीन will be responsible for the formation of antigen
बी ऑन द आरबीसी। तो कुल मिला के दोनों एंटीजन बनेंगे तो आरबीसी पे दोनों एंटीजन होने के कारण ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। और अगर दोनों आईओ रिसेसिव जीन आ जाती हैं, दे डू नॉट फॉर्म एनी एंटीजन ऑन द आरबीसी, हेंस द ब्लड ग्रुप विल बी ओ। तो ये 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, ये 6 पॉसिबल फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो बच्चों टेबल भी कई बार आता है, व्हाट आर द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर पॉसिबल एंड व्हाट आर द रिस्पेक्टिव फिनोटाइप्स फॉर ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स एंड देयर रिस्पेक्टिव फिनोटाइप्स। क्लियर है। चलिए अब इंपॉर्टेंट, ये ब्लड ग्रुप का जो इनहेरिटेंस है, ये एलील्स है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या आवश्यकता है इसकी। ठीक है, तो अभी एक तरह से हम पहले जेनेटिक्स में सारे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लड ग्रुप एलीलिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। समझ में आ गया क्या रोल है इसका, देख लेते हो। तो 4 इंपॉर्टेंस है इसके। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, इससे क्या पता लगता है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। तो सबसे पहला देखो, द नॉलेज ऑफ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। अगर ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के बारे में कुछ जानकारी है कि किस प्रकार से ये जीन्स या ब्लड ग्रुप्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रैवल होते हैं, किस प्रकार से गुण ये जाएगा। अगर हमको पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप्स के बारे में आइडिया है, उनका जीनोटाइप पता है, तो वी कैन पॉसिबली नो द जीनोटाइप एंड एज वेल एज फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स। तो द नॉलेज ऑफ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस कैन हेल्प रिजॉल्व पेरेंटल डिस्प्यूट्स। मैं इसका एक एग्जांपल बता दूंगा। पेरेंटल डिस्प्यूट का मतलब होता है बच्चों, मान लीजिए कि दो अलग अलग कपल्स हैं, मदर फादर, और उनकी संतान खो गई है। समझना मेरी बात, उनकी संतान खो गई है। ऐसा हुआ था हमारे इंडिया में जो 2004 में सुनामी आया था ना, 26 दिसंबर को मॉर्निंग में 7:30 पे। तो उस समय अचानक से क्या होता है कि समुद्री वेव बिल्कुल कोस्ट लाइन की तरफ आ गई थी और बहुत सारे लोग इधर बह गए थे, फैमिली सेपरेट हो गई, कई लोग मिले भी नहीं है, बच्चे खो गए, बह गए पानी में। ठीक है, और उसके बाद कई लापता हो गए। और फिर उसके बाद कभी कभी पेपर में ऐसे कई बार खबरें छपती हैं कि कोई बच्चा मिला है कहीं पे, अनाथ या कोई किसी की खबर छप जाती है, तो कई बार उसको क्लेम करने के लिए कई लोग पहुंच भी जाते हैं। तो ऐसा केस मान लीजिए हो सकता है कि मान लीजिए एक बच्चा है और उसको क्लेम करने के लिए दो अलग अलग पेरेंट्स पहुंच गए। मतलब समझ आ गया, एक अलग से कपल आया, कपल ए, कपल बी या पी और क्यू, कपल 2 मान लेते हैं। अब एक कपल कहता है कि हमारा बच्चा है, दूसरा कहता है कि हमारा बच्चा है। सपोज लड़ने झगड़ने लगे, तो कैसे पता लगेगा रियल में कि वो जो बच्चा है वो किसकी संतान है, राइटफुल उसके जो पेरेंट्स है कौन है वो। तो ऐसे डिस्प्यूट्स के मामले में ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकता है। इसका एग्जांपल देख लेंगे हम। ठीक है, इसके बाद वन कैन प्रिडिक्ट द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन नोइंग द ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर पेरेंट्स। यदि किसी को अपने पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता है तो स्वयं का ब्लड ग्रुप भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी संभव है। उसका क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प करता है ब्लड ग्रुप। समझ में आ गया कि नहीं क्या। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में डीएनए एनालिसिस और ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इससे कई क्राइम्स को सुलझाने में मदद मिलती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडिटरी डिजीज। और ब्लड ग्रुप एनालिसिस या ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस की मदद से हम क्या है, कई प्रकार की जो हेरिडिटरी जो बीमारियां, जेनेटिक डिजीज है, लाइक हीमोफीलिया वगैरह है, फॉर एग्जांपल ब्लीडर्स डिजीज, कट लग जाए, खून लगातार निरंतर रूप से बहता रहता है। ठीक है, तो इसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे ही हम इसको क्योर करने का प्रयास कर सकते हैं। समझ आ गया, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस की मदद से। तो एक डिफेक्टिव जीन के कारण होता है, तो अगर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही हम वो डिफेक्टिव जीन काट पीट के निकाल भाग करें तो इसका क्योर संभव है। लेकिन पहले से पता होना चाहिए कि ये हीमोफीलिया से ग्रसित है कोई पर्सन। ठीक है कि नहीं क्या। तो अर्ली स्टेज में क्या है, ये इसका क्योर संभव हो सकता है, बाद में संभव नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए या इंपॉर्टेंस है जो कि ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस का होता है। तो अगला हम देखेंगे फर्स्ट वाला जो उसको एग्जांपल देखेंगे, हाउ दिस ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस कैन हेल्प टू रिजॉल्व पेरेंटल डिस्प्यूट। उसके लिए अलील्स का जानकारी होना जरूरी है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, सपोज टू कपल्स, कपल मतलब जोड़े हैं, पहला कपल पी, दूसरा कपल क्यू। कपल पी एंड कपल क्यू। अच्छा, कपल पी में मैन और वुमन में के मैंने जीनोटाइप दे दिया। मैन का ब्लड ग्रुप ओ है और ओ के लिए जीनोटाइप एक ही होता है, हमको पता आई ओ। ठीक है, एंड वुमन का ब्लड ग्रुप ए बी है और ए बी का जीनोटाइप भी फिक्स ही है, आई बी। समझ में आ गया। तो भाई अगर मैन है उसका जीनोटाइप आई होगा तो इसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। वुमन का ब्लड ग्रुप ए बी तभी हो सकता है जब उसका जीनोटाइप आई बी हो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा कपल है क्यू, दूसरा जोड़ा है, उसमें मैन का ब्लड ग्रुप है होमोजाइगस ए। होमोजाइगस ए मतलब समझते हो, आई ए, प्योर है वो। और वुमन है ना, वुमन, उसका ब्लड ग्रुप है हेटेरोजाइगस बी। हेटेरोजाइगस बी मतलब मिलावटी बी है, तो इसका मतलब ये एक तो आई बी और दूसरा आई ओ। तो आई बी डोमिनेंट है तो बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा, पर दूसरा आई ओ, हेटेरोजाइगस। समझ में आ गया। अब एक बच्चा है जो कि खो गया, कहीं पे किसी को मिल गया, पुलिस स्टेशन में जैसे मान लीजिए, और उस बच्चे पे दोनों ही अपने अधिकार जता रहे हैं, दे आर क्लेमिंग द राइट, समझे, अधिकार जता रहे हैं ओवर ए बेबी, और बेबी का ब्लड ग्रुप बी है। बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। तो अभी हम एक छोटे से मेंडेलियन क्रॉस की मदद से पता लगा सकते हैं कि वो जो बेबी है वो संतान किसकी है।
क्या वो कपल पी की है, वो क्या कपल क्यू की है, जो कि दोनों ही अधिकार जता रहे कि हमारा है हमारा। चलिए तो एक छोटा सा क्रॉस कर लेते हैं, ऊपर दी गई कंडीशन याद रखेंगे, ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार बायोलॉजी में। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कपल पी के बारे में देख लेते हैं कि क्या उनकी संतान हो सकती है कि नहीं। तो देखेंगे कपल पी के ब्लड ग्रुप के आधार पर उनकी संतान के क्या क्या ब्लड ग्रुप संभव है, क्या बिल्कुल ही नहीं हो सकते। मैन ब्लड ग्रुप ओ, वुमन ए बी। चलिए तो यहाँ हम क्या सीखने जा रहे हैं, द रोल ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन सॉल्विंग पेरेंटल डिस्प्यूट। समझ आ गया कि नहीं क्या। तो पेरेंटल जो झगड़े हैं उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, वो डिस्प्यूट मतलब झगड़े, तो इसको सुलझाने के लिए ब्लड ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो पहले हमने ले लिया कपल पी, जैसे कि हमने अभी देखा था कि जो कपल पी है उसमें मैन का ब्लड ग्रुप ओ है और वुमन का ब्लड ग्रुप ए भी है। और इसका जीनोटाइप मैंने लिख लिया, ओ का जीनोटाइप आई ओ होता है और वुमन का जीनोटाइप क्या होगा, ए बी के लिए आई बी होगा। हो गए जी दोनों के जीनोटाइप। अब हमको पता है कि ये पेरेंट है हमारे। सबसे पहला काम होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेट बनती है तो हमको पता है ना कि ये दोनों जीन्स अलग हो जाती हैं, एक आती है इस गैमेट में, एक आती है दूसरे गैमेट में। पढ़ा था ना हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेम चीज जो मटर में किया था वही काम यहाँ पे किया। जैसे टॉल टॉल के लिए हमने कहते टी में से एक इधर आ गया था, आई ओ एक जीन इसमें आ गई, एक जीन दूसरे गैमेट में आ गई। ये जो गैमेट्स हैं ये मेल गैमेट्स हैं, मतलब स्पर्म्स हैं, और फीमेल गैमेट ओवम होंगे। समझ में आ गया। तो आई ए बी भी अलग होगा, तो आई ए एक में आ गया, आई बी एक में आ गया। तो ओवम दो प्रकार के बने, 50% ओवम बने जिसमें आई ए जीन है, 50% जिसमें आई बी जीन है। जबकि मैन में स्पर्म्स एक ही प्रकार के बन रहे हैं, ऑल हैविंग आई ओ जीन। क्लियर है। चलिए फर्टिलाइजेशन होगा। अब वही 2/2 का हम करेंगे, प्यूरेट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है कि नहीं, चेकर बोर्ड। तो इसमें दो गैमेट्स है, इसमें दो गैमेट्स है, तो 2/2 का स्क्वायर हमने बना लिया। नीचे फर्टिलाइजेशन के लिए ये बना लिया जी। तो ऊपर हमने नीचे लेफ्ट साइड में हमने क्या मेल के गैमेट्स लिख दिए। तो देखो ये मैन में आई ओ, तो ये आई ओ जीन्स, और फीमेल में आई ए ये दोनों ये। चलिए अब हम इधर क्या लिखना है, ऊपर और नीचे क्या है, डोमिनेंट वाला पहले। तो आई ए डोमिनेंट होता है आई ओ के ऊपर, तो आई ए आई ओ ये इकट्ठे हो गए। इधर बोलो आई बी आई ओ, पहले ऊपर फिर लेफ्ट में। इधर देखो ऊपर आई ए आई ओ, और इधर देखो ऊपर आई बी आई ओ। समझ में आ गया। अब मुझे बताओ आई ए और आई ओ में से आई ए डोमिनेंट जीन है, तो लक्षण क्या आएगा, ब्लड ग्रुप ए। ये दब जाएगा रिसेसिव आई ओ, क्योंकि कोई एंटीजन नहीं बनाएगा, लेकिन यहाँ एंटीजन ए तो बनेगा ना, डोमिनेंट है ये, तो इट विल बी ब्लड ग्रुप ए, हेटेरोजाइगस ए। यहाँ बताओ आई बी आई ओ में से बी डोमिनेंट है, तो ये ब्लड ग्रुप बी आ जाएगा। ओ विल नॉट फॉर्म एन एंटीजन, बट ये डोमिनेंट है तो इसका ग्रुप आ जाएगा। आई ए आई ओ में से अगेन ब्लड ग्रुप ए आएगा, और आई बी आई ओ में से अगेन ब्लड ग्रुप बी आएगा। तो मतलब बच्चों यहाँ पे हमने पाया कि 50%, चार में से दो, मतलब 50% संभावना है कि बच्चे जो है उसका संतान का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ कपल पी कैन बी आइदर ए और बी। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो अब मुझे बताओ ऊपर जो बच्चा था उसका ब्लड ग्रुप क्या था, बी था ना, बेबी का ब्लड ग्रुप। तो बेबी का ब्लड ग्रुप बी है, और फर्स्ट कपल में देखो पॉसिबिलिटी है, तो इनका ब्लड ग्रुप बी आ सकता है ना। तो इसका मतलब ये पहले जो कपल है पी उसकी संतान संभव है। ठीक है। अब एक बार कपल क्यू का भी देख लेते हैं, जो दूसरा कपल था जो कि अपना अधिकार जता रहा था बच्चे के ऊपर, उसका भी एक बार देख लेते हैं डेटा क्या दिया हुआ है। कपल क्यू, अब कपल क्यू में मैन जो था वो ए था लेकिन हेट्रोजाइगस है, मैन सॉरी होमोजाइगस। मैन क्या था, होमोजाइगस ए है। पहले वाले में तो ओ था, अब यहाँ पे होमोजाइगस ए, होमोजाइगस मतलब आई ए। और वुमन जो था वो हेट्रोजाइगस बी है, और हेट्रोजाइगस बी का मतलब होता है आई बी आई ओ। समझ में आ गया। चलिए अब इसके जो जीन्स बनेंगे गैमेटोजेनेसिस के समय आई ए ये दोनों अलग हो गए, इसके आई बी एक में आई ओ एक में। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो देखो लेफ्ट साइड में इधर क्या लिख दिया हमने, आई बी आई ओ फीमेल के, ये रे आई बी आई ओ, और मेल के आई ए जो कि एक ही जैसे होंगे मैन के। ठीक है कि नहीं। चलिए अब कर लेते हैं इसको फर्टिलाइजेशन, तो देखते हैं क्या होगा फर्टिलाइजेशन। यहां हम पाते हैं कि देखो इस फर्स्ट बॉक्स में देखो इधर आई ए है, ऊपर आई बी है, तो आई ए आई बी, और दोनों ही डोमिनेंट है, तो ए और बी दोनों एंटीजन बनेंगे आरबीसी के सतह पे, तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। इसी तरह इधर देखो, इधर है लेफ्ट में आई ए, ऊपर है आई ओ, तो ये आई ए आई ओ आ गया। और बिकॉज ए इज डोमिनेंट तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे क्या आ गया, एंटीजन ए बनेगा आरबीसी के सतह पे, बाहर वाला तो रिसेसिव हो गया आई ओ, तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा संतान का यहाँ पे। ठीक है। इसी प्रकार से बताओ आई ए आई बी सेम, देखो इधर ए है इधर बी है, आई ए आई बी, तो दोनों ही कोडोमिनेंट है, दैट मींस बोथ एंटीजन्स विल बी फाउंड ऑन आरबीसी, देयरफॉर द ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। और यहाँ पे आई ए और आई ऊपर के जैसा ही, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए आ जाएगा क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो इसका गुण दब जाएगा। तो कुल मिला के बात ही हुई कि 50% संभावना है कि ब्लड ग्रुप संतान का ए भी हो जाए और 50% संभावना है कि ए हो जाए। तो यहाँ पे देखो बच्चों ब्लड ग्रुप बी पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया। तो ये जो कपल क्यू है इनका संतान नहीं हो सकता वो बच्चा। समझ में आ गया, क्योंकि इनका संभव ही नहीं है ब्लड ग्रुप बी। तो इस प्रकार से हम ब्लड ग्रुप एनालिसिस के माध्यम से
उनका जो राइटफुल जो पेरेंट्स है संतान, किसकी संतान है, वो इसका पता लगा सकते हैं, डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सकता है। समझ में आ गया बच्चों? तो क्या निष्कर्ष निकला हमारा? द कपल P are the rightful parents, ठीक है। Since baby has blood group B, it belongs to couple P, not couple Q. क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, ब्लड ग्रुप एलिलिज्म एंड किस प्रकार से ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस जो होता है ये पेरेंटल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में मदद करता है। तो बच्चों वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे किया जाता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और प्रोसीजर क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, ब्लड को सुरक्षित कैसे रखा जाता है, ब्लड बैंक क्या होता है, बॉडी डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। समझ आएगा कि नहीं? तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय टिल नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।